आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले मेरे अपने एक दोस्त ने मुझसे कहा कि चलिए मैम, मैं आपको पूरी दुनिया घुमाती हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा चलिए घुमाइए। तो उसने मेरे सामने एक ग्लोब रख दिया। फिर उसने मुझसे कहा कि यहाँ पे आप हाथ रखिए। मैंने हाथ रखा, फिर उसने भी यहाँ हाथ रखा और उसने ग्लोब को चारों तरफ इस तरह से घुमाया। फिर उसने मुझसे कहा कि लीजिए मैम, मैंने आपको पूरी दुनिया घुमा दी। Isn't it very interesting? वैसे उसने सही तो कहा था। इस ग्लोब के जरिए मैंने उस दिन पूरी दुनिया घूम ली थी। इसमें आप पूरी कंट्रीज, जितना पानी है, पूरा नक्शा आप दुनिया का इसमें देख सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल स्कूल चले हूँ। मैं हूँ आपकी अपनी ज्योति पानकर और आज हम क्लास 2 पॉलिटिकल साइंस का कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का लास्ट चैप्टर ग्लोबलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये ग्लोबलाइजेशन आपकी, हमारी और हम सब की जिंदगी में क्या कुछ नया रंग लेकर आया है। सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट ग्लोबलाइजेशन। So let's discuss about globalization. इस बार बेसिकली जो नया सिलेबस जो आया है उसमें ग्लोबलाइजेशन में 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आया है। पहला है द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद है मैनिफेस्टेशन और तीसरा है उसका डिबेट। तो हालांकि इसमें 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही है लेकिन हम आज की इस जो टॉपिक है उसमें हम पूरी सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे। ऑलमोस्ट सभी है, सिर्फ आपका इंडिया और ग्लोबलाइजेशन का जो रिलेशन है उसको ही स्किप किया गया है। बट इवन दो देयर इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट जो छोटा सा ही है। तो आई बिलीव दैट इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू ऑल गाइस टू know about India and a globalization also. So in this chapter we'll try to cover all the important contents which is written down in your textbook. So let's begin the chapter. See, ग्लोबलाइजेशन का जो चैप्टर है वो आपके टेक्स्ट बुक में 3 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के साथ शुरू हुआ है। पहला एग्जाम्पल है जनार्दन का। जनार्दन एक लड़का का नाम है जो कॉल सेंटर में काम करता है और वो कॉल सेंटर में जैसे ही पहुंचता है उसका नाम जनार्दन से जॉन हो जाता है और वो अपनी क्लाइंट के साथ में ओवर द फोन कॉल से उसको बात करते हैं और अलग भाषा में बात करता है। कॉल सेंटर क्या होता है? कॉल सेंटर मतलब होता है, टेक फॉर एग्जांपल आप कस्टमर केयर को जो कॉल करते हैं कि नहीं, तो मतलब फोन ओवर द फोन वो अलग अलग क्लाइंट्स के साथ बात करता है और उनका जो टाइमिंग है वो लेट इवनिंग में शुरू होता है, यानी कि वो रात भर काम करता है। इसका क्या मतलब है? दिन पे वो नहीं करता, वो रात भर काम करता है। इसका मतलब जो उनका जो क्लाइंट है वो अब्रॉड का है, वो हमारे भारत देश का नहीं है। तो जब इंडिया में जब रात हो रहा होता है तो उनका क्लाइंट का जो अब्रॉड में जिसके साथ वो बात करता है वहां पे दिन होता है, इसलिए वो रात भर काम करता है। और इतना ही नहीं, वो जो इस क्लाइंट के साथ बात करता है वो उनसे मीलों दूर रहता है और शायद वो इन फ्यूचर कभी भी उनसे फिजिकली नहीं मिलेगा होगा। एंड उनका जो छुट्टी जो होती है वो भी क्लाइंट के कैलेंडर के हिसाब से होता है, ना कि इंडियन कैलेंडर के हिसाब से। तो ये उनका डेली रूटीन था। दूसरे एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया है वो है आपका रामधारी का। रामधारी की जो बेटी है वो उनसे अपने बर्थडे गिफ्ट में एक साइकिल मांगते हैं। रामधारी क्या है, मिडिल क्लास फैमिली से था, तो उसे एक ऐसा साइकिल चाहिए था जो अच्छा भी हो और अफोर्डेबल भी हो। तो जब वो मार्केट गया तो उसे एक साइकिल दिखाई दिया जो अफोर्डेबल भी है और उसका क्वालिटी भी ठीक ठाक था। तो उसने वो साइकिल खरीद लिया, लेकिन वो साइकिल मेड इन चाइना था, ना कि मेड इन इंडिया। तो वो मेड इन चाइना था लेकिन इसके बावजूद उसका मार्केटिंग जो है वो इंडिया में हो रहा था। तो ठीक उसी तरह से लास्ट ईयर भी जब रामधारी की जो बेटी का जो बर्थडे था उसमें उसने बर्बी डॉल का डिमांड किया था, तो वो बर्बी डॉल भी मेड इन यूएसए था और उसे भारत देश में सेल किया जा रहा था। तीसरा एग्जाम्पल जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है वो है सरिका का। सरिका एक लड़की थी, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी
और वो स्कूल डेज और कॉलेज डेज में उनके पढ़ाई लिखाई में उनका काफी अच्छा परफॉर्मेंस हुआ करता था, जिसकी वजह से उसे अपॉर्चुनिटी बाद में काफी कुछ मिला और उसे जॉब करने का भी अपॉर्चुनिटी मिला और उसके साथ जॉब करने के साथ वो एक इंडिपेंडेंट कैरियर शुरुआत कर सकती थी। लेकिन इस आइडिया को लेके उसके कई रिलेटिव्स उसे अपोज कर रहा था, क्योंकि उनकी फैमिली में ये एक नया चीज था कि कोई एक लेडी, एक औरत बाहर जाकर वो नौकरी करे। तो सरिका जो है वो शी इज द फर्स्ट जनरेशन लर्नर ऑफ देयर ओन फैमिली मेंबर्स। तो बेटी का बाहर जाके नौकरी करना उनके लिए बहुत एक नया कंसेप्ट था, एक नया आइडिया था, जिसकी वजह से कई लोग उनको अपोज कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद सारे ऑब्स्टिकल्स को पार करते हुए सरिका ने एक नई जनरेशन के साथ में एक अपॉर्चुनिटी को अपनाया एंड शी गो अहेड विद दिस आइडिया। तो ये दिस आर सम ऑफ द एग्जांपल्स व्हिच इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, और ये एग्जांपल रिलेट करता है ग्लोबलाइजेशन। तो आपको क्या समझ में आ रहा है? Dear students, I hope you very well remember कि जब हमने ग्लोबलाइजेशन का जब चैप्टर शुरू किया था तो क्लास में हमने सबसे पहले आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि आजकल क्या चल रहा है। तो many of the students they have given the answer कि मैम फॉग चल रहा है। Yes, of course. पर उसके बाद हमने कहा था कि फॉग के अलावा और क्या कुछ चल रहा है, तो आपने कहा था कोरोना चल रहा है। यस, दैट वाज अ परफेक्ट एग्जांपल जो आज हम ग्लोबलाइजेशन को समझने के लिए यूज करेंगे। सी, कोरोना क्या है? इट वाज स्टार्टेड इन चाइना, इजंट इट? चाइना से शुरू होते होते धीरे धीरे करके वो पूरी दुनिया में फैलता चला गया और भारत तक भी पहुंच गया है। तो ये क्या है? इट इज the simple example which we can take in order to understand the meaning of a globalization right now. Of course, it is not a good example, but even though हम समझ सकते हैं कि globalization का क्या मतलब है, जहां पूरा दुनिया में फ्लो हो रहा है, पूरे दुनिया में फैल रहा है, that is the meaning of a globalization, isn't it? तो यहाँ क्या है? Let's try to understand कि exactly इस globalization का मतलब क्या होता है। See, globalization क्या है? It is a process by which the planet Earth is considered to be one single unit where social and economic interactions among the people are based on interdependence. The world is considered to be a global village with global issues and problems likely to be talked with global efforts and cooperation. तो क्या है ये globalization? ग्लोबलाइजेशन क्या है? ये एक प्रोसेस है। इट इज अ प्रोसेस जहां पे प्लैनेट अर्थ इज कंसीडर्ड टू बी अ वन सिंगल यूनिट और जहां पे सोशल और इकोनॉमिक इंटरेक्शंस होता है अमंग द पीपल, और वो क्या है? एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस होता है, यानी कि लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होके जो ग्लोबल इश्यूज है उसको डिस्कस करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ग्लोबलाइजेशन में क्या है? जो पूरी दुनिया है उसे एक ग्लोबल विलेज की तरह कंसीडर किया जाता है, जहां पे ग्लोबल इश्यूज और प्रॉब्लम्स को लेकर डिस्कशन होता है और यहाँ पे लोग क्या करता है? ग्लोबल एफर्ट्स एंड कोऑपरेशन होता है। यानी कि सी, उसको समझने के लिए हमें ये जानना है कि विलेजेस में क्या होता है। विलेज एक छोटा सा बस्ती होता है जहां हमें सब कुछ पता होता है कि पड़ोसी का जो घर है उसमें क्या हो रहा है, या फिर बस्ती में क्या कुछ चल रहा है, किसके घर में शादी है, किसके घर में नए बच्चे हुए हैं, क्या कब कहाँ क्या फेस्टिवल चल रहा है। कुछ प्रॉब्लम्स होने से भी वी कैन टू नो एवरीथिंग अबाउट आवर ओन विलेज। यानी कि इतना छोटा होता है जहां हम एक दूसरे को पूरी तरह से उनके बारे में हमें पता होता है। लेकिन आजकल क्या है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो एंटायर जो वर्ल्ड है वो भी एक विलेज की तरह बनते जा रहे हैं। पहले जमाने में क्या होता था? हमें बिल्कुल पता ही नहीं था कि दूसरे कंट्री में क्या हो रहा है। कंट्री की बात तो छोड़िए, हमें ये तक पता ही था कि दूसरे स्टेट्स में क्या चल रहा है। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है कि हमें सब कुछ पता चल जाता है। हम यहाँ घर बैठे बैठे पूरी इंटरनेशनल लेवल पे अमेरिका में क्या हो रहा है इस वक्त, इंग्लैंड में क्या हो रहा है, इसलिए चाइना में क्या हो रहा है, जापान में क्या हो रहा है, न्यू दिल्ली में, मुंबई में क्या हो रहा है, वी कैन टू नो एवरीथिंग अबाउट द वर्ल्ड। तो इस वजह से क्या है? ये कहा गया कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो वर्ल्ड है वो एक ग्लोबल विलेज की तरह
बन गया है, और जहां पे ग्लोबल इश्यूज और जो प्रॉब्लम्स हैं, ओके, जो ग्लोबल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स है, टेक फॉर एग्जांपल अभी का जो कोविड-19 पैंडेमिक जो चल रहा है वो एक ग्लोबल इशू है। तो उस ग्लोबल इशू को, उस ग्लोबल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए ग्लोबली लोग एक दूसरे के साथ में एफोर्ड कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट कर रहा है, और उस तरीके से दुनिया भर में लोग कोविड को खत्म करने के लिए, इस पैंडेमिक को खत्म करने के लिए वैक्सीन निकाले जा रहे हैं, और नए नए तरीके के तरकीब वो लोग निकाल रहा है। तो ये क्या है, देयर इज द बेस्ट एग्जांपल व्हिच वी कैन टेक राइट नाउ। तो जो कोरोना है, जो कोविड-19 जो चल रहा है, वो एक ग्लोबली एक प्रॉब्लम है, जहां पर ग्लोबली पूरी दुनिया भर के लोग एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट करके उसको खत्म करने के लिए कोशिश कर रहा है। तो क्या है ये ग्लोबलाइजेशन? इन द सिंपल वर्ड्स वी कैन अंडरस्टैंड कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। इट मीन्स अ फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज, पीपल, कैपिटल एंड आइडियाज अक्रॉस द नेशनल बॉर्डर्स। यानी कि ग्लोबलाइजेशन सिंपल वर्ड्स में क्या है, ये एक फ्री फ्लो है, एक फ्लो है। ये क्या चीज का फ्लो है? ऑफ गुड्स। गुड्स यानी कि सामान। टेक फॉर एग्जांपल जो हमने रामधारी का जो एग्जांपल लिया था, जहां पे उसने मेड इन चाइना का बाईसाइकिल इंडिया में खरीदा था, और मेड इन यूएसए का बर्बी डॉल उसने इंडिया मार्केट से खरीदा था। तो ये क्या है? देयर इज अ फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू द अदर कंट्री। देन सेकंड क्या है? दैट द सर्विसेज। सर्विसेज जो जनार्दन दे रहा है कॉल सेंटर में रह के, वो क्या करता है? भारत देश में ही रह के वो अब्रॉड में, यानी कि दूसरी कंट्री, वेस्टर्न कंट्रीज में अपने सर्विस दे रहा है। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अ फ्लो ऑफ services from one country to the other country. And then we can say the flow of a people, यानी कि एक जगह से लोग दूसरी जगह में जब जाता है, there is an example of a globalization है। And then the flow of a capital. Capital it means the money, isn't it? यहाँ घर बैठे बैठे आप गूगल पे के माध्यम से, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप कहीं भी पेमेंट कर सकते हैं। आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, चाहे अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, देन आपका मिंत्रा हो, अलग अलग ऐप से आप शॉपिंग कर सकता है। और दूसरी कंट्रीज में भी आप गूगल पे के माध्यम से और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो दैट इज ऑल आर पॉसिबल बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। एंड देन there's a flow of an ideas from one country to the other country. We are adopting the ideas of in Western countries, and of course जो वेस्टर्न कंट्रीज में जो लोग बैठे हैं वो भी भारत के आइडियाज को अडॉप्ट कर रहा है, और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने अपनी मूवीज में भी देखे हैं। तो सिंपल में क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है? इट इज अ फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज, पीपल, कैपिटल and ideas across the national borders. So globalization, it is a step towards one world, one state, and to strengthen the world. So this is about the globalization. I hope the point is clear here. Now let's discuss some of the features of the globalization. See, globalization is a multi-dimensional concept. Its features are as follows. यानी कि ग्लोबलाइजेशन क्या है? एक मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है, ये सिंगल कंसेप्ट नहीं है। सो लेट्स हैव अ लुक ऑफ इट्स फीचर्स। यानी कि फीचर्स का दूसरा और क्या वर्ड्स हो सकता है? इट मींस अ characteristics of a globalization. So have a look. The first one, that is a global economy. Global economy is the most important features of a globalization. In the global economy, the economy is no more confined to the national boundaries. National economies have been integrated into global economy, and this global economy that promotes international bond. तो ग्लोबल इकोनॉमी क्या चीज है? ग्लोबल का मतलब होता है वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया, और इकोनॉमी इट मींस समथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू द मनी। तो मनी से रिलेटेड क्या है? दैट इज द बिजनेस, द ट्रेडिंग, इजंट इट? तो क्या है ये ग्लोबल इकोनॉमी? से ग्लोबल इकोनॉमी ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। ग्लोबल इकोनॉमी में क्या होता है? जो देश का जो इकोनॉमी है, जो बिजनेस है, वो सिर्फ
अपने ही कंट्री में लिमिट नहीं रहता है, वो बाउंड्री को क्रॉस करके दूसरी कंट्रीज के साथ में ट्रेडिंग यानी कि बिजनेस रिलेशनशिप सेटअप करता है। तो ग्लोबल इकोनॉमी वेरी सिंपल क्या है, एक पूरी दुनिया का इकोनॉमी है, यानी कि आज के डेट में ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो देश का जो कंट्री का जो इकोनॉमी है इट इज नो मोर कन्फाइंड विद इन इट्स ओन टेरिटरी, वो नेशनल बॉर्डर्स को क्रॉस कर चुका है और इंटरनेशनल लेवल पे अलग अलग कंट्रीज के साथ में ट्रेडिंग यानी कि बिजनेस सेटअप कर चुका है। और इसकी वजह से यानी कि इस ग्लोबल इकोनॉमी की वजह से इंटरनेशनल लेवल पे हार्मनी भी काफी प्रमोट होता है। दूसरा फीचर, expansion of industrialization and MNCs. Globalization has increased the value of multinational business organization. The output of MNCs are more than a state corporation. That's why now MNCs dominate the world market. Now see, expansion of industrialization and MNCs. MNCs क्या है? MNCs का फुल फॉर्म होता है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। ओके, तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो एमएनसी से वो धीरे धीरे करके पूरी दुनिया में अपना हाथ पे फैला रहा है। हमने फर्स्ट पॉइंट में क्या पढ़ा है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो इकोनॉमी है, कंट्री का इकोनॉमी है, वो एक सिंगल कंट्री बाउंड्री में लिमिटेड नहीं है, वो ऑलरेडी क्रॉस करके दूसरे देशों के साथ में अपना बिजनेस सेटअप करे, यानी कि हमारा जो यहाँ का जो कंपनीज है वो दूसरी कंट्री में जाकर इन्वेस्ट करते हैं, वहां पे अपना कंपनी सेटअप करता है और दूसरी कंट्री से भी हमारे देशों में आकर यहाँ कंपनी सेटअप किया करता है, जिसको कहा जाता है एमएनसी यानी कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के बीच में जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, वी नो इट इज नहीं, यानी कि जो प्राइवेट जो कंपनीज होते हैं उनके बीच में कंपटीशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इन कंपेरिजन टू दैट ऑफ अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो जिसकी वजह से जो स्टेट कॉर्पोरेशन है उसके कंपेरिजन पे जो एमएनसीज का जो आउटपुट है, उनका जो प्रॉफिट है, जो आउटकम होता है वो काफी ज्यादा बेहतर होता है। तो जिसकी वजह से पूरी तरह एमएनसीज ने मार्केट को अपने कब्जे में किया हुआ है। तो यहाँ क्या है, ग्लोबल इकोनॉमी की वजह से क्या है, जो कंट्री का जो इकोनॉमी है दे हैव ऑलरेडी क्रॉस द बॉर्डर, इजंट इट, बॉर्डर क्रॉस करके दूसरी कंट्रीज के साथ में बिजनेस सेटअप करता है, जिसकी वजह से जो एमएनसी से वो चारों तरफ पूरी दुनिया में फैला हुआ है। जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल यहाँ हम क्या देखते हैं, दैट इज जनरल मोटर्स, द फोर्ड का जो गाड़ी होता है, देन मैकडॉनल्ड्स हो गया है और इंटरनेशनल न्यूज कॉर्पोरेशंस, ये सब क्या है, दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ अ डोमिनेंट ऑफ एन एमएनसीज। तो इसका ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या है, पूरी दुनिया में धीरे धीरे करके जो एमएनसी से जो इंडस्ट्री से वो फैलता जा रहा है। I hope the points are clear here. The third feature of a globalization, that is about the worldwide institution. See, establishment of worldwide institution is one of the feature of globalization. They are formed for the betterment of the entire world. Globalization has brought the countries of the world close to each other. Thus, countries have formed institutions, those have a global appeal, and those work to resolve the global problems such as the UNO. तो global institutions क्या है? See, global institutions यानी कि worldwide institutions, जो पूरी दुनिया के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन, जो संगठन, जो इंस्टीट्यूशंस बनाया जाते हैं उनको कहा जाता है वर्ल्ड-वाइड इंस्टीट्यूशन। तो वर्ल्ड-वाइड इंस्टीट्यूशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है और उसे फॉर्म किया गया है पूरी दुनिया का बेटरमेंट के लिए। ओके, और ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो पूरा दुनिया है वो एक दूसरे के करीब आया हुआ है। मान लीजिए यहाँ हमने एग्जाम्पल दिया है यूएनओ। यूएनओ जो हमने पिछले जो वीडियो से उसमें पढ़ा था, द लास्ट चैप्टर यानी कि जो चैप्टर 5 है यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, उसमें हमने डिटेल में यूएनओ के बारे में डिस्कस किया था। तो यूएनओ क्या है, आपका
इंटरनेशनल लेवल का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 193 मेंबर कंट्रीज थे। तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन, जो संगठन जो बना है, वो पूरी दुनिया के भलाई के लिए, उसके बेटरमेंट के लिए बना हुआ है। उसका मेन पर्पस क्या था? जो थर्ड वर्ल्ड वॉर है उसे रोकना है और पूरी दुनिया में उसको पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करना है, इसलिए तो ये जो वर्ल्ड वाइड इंस्टीट्यूशंस की वजह से दुनिया भर के जो कंट्रीज है वो एक दूसरे के करीब आता है और उनका मेन मकसद क्या है? ग्लोबली जो भी प्रॉब्लम्स होता है उसे सॉर्ट आउट करना है, उस चीज को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कोशिश करना है, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका यूएनओ। सो दैट इज अबाउट द वर्ल्ड वाइड इंस्टीट्यूशन। जो फोर्थ जो फीचर है ग्लोबलाइजेशन का वो है आपका ग्लोबल मूवमेंट। मूवमेंट जो चलता है यानी कि ग्लोबली जो मूवमेंट किया जाता है उसको कहा जाता है ग्लोबल मूवमेंट। तो क्या है ये ग्लोबल मूवमेंट? लेट्स सी। ग्लोबल मूवमेंट इज अनदर फीचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। द मेंबर्स ऑफ द ग्लोबल विलेज हैव come out of their national boundaries and they started thinking about welfare in broader terms including national and international concern। यानी कि ग्लोबल मूवमेंट क्या है? ग्लोबल मूवमेंट का मतलब होता है वो मूवमेंट्स या फिर वो आंदोलन जिसको ग्लोबली यानी कि पूरी दुनिया में जिसको किया गया है। तो ग्लोबल मूवमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है ग्लोबलाइजेशन का। और इसमें क्या होता है? जो ग्लोबल विलेज यानी कि जो एंटायर जो वर्ल्ड है वो अपने अपने जो लिमिटेशन से, जो नेशनल बाउंड्री से, उससे क्रॉस करके आज के डेट में सारी कंट्रीज यानी कि पूरी दुनिया के भलाई के लिए वो लोग सोचते, ब्रॉडर टर्म्स में वो लोग सोचते। पहले हमने क्या कहा था कि विलेजेस में हर चीज के बारे में हमें पता होता था, इसलिए आज भी हमें पता होता है कि अपने देश, अपना विलेजेस में, बस्तियों में क्या चल रहा है, लेकिन हमें ये जानकारी पहले नहीं थी कि पड़ोसी देश में क्या हो रहा है, या फिर पड़ोसी देश को छोड़ो, पड़ोसी जो प्रदेश है यानी कि असम हो गया, दिल्ली, मुंबई हो गया, अपने ही देश में क्या कुछ चल रहा है उसके बारे में हमें पता नहीं था। लेकिन आज के डेट में बिकॉज ऑफ इट इंटरनेट टेक्नोलॉजीज की वजह से, मोबाइल फोन हो गया, न्यूज़पेपर्स हो गया, आपका टीवी हो गया, रेडियो हो गया, उन सब के माध्यम से हमें आज पता चल रहा है कि अपने देश में क्या कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे क्या कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है। आजकल पूरे ब्रॉडर टर्म्स में सोचते हैं, सिर्फ अपने ही लिए नहीं बल्कि दूसरे कंट्री के लिए भी वो कंसर्न होता है। और अगर कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स हुआ तो सभी जो देश के जो लोग हैं, पूरी दुनिया के लोग जो एक दूसरे के साथ में मिलकर जो खराब इंसिडेंट जो हुआ है उसके अगेंस्ट से वो लोग प्रोटेस्ट मूवमेंट करता है। वी कैन से कि दिस इज वन ऑफ द गुड इम्पैक्ट विद ग्लोबलाइजेशन की। ग्लोबलाइजेशन की वजह से लोगों का जो सोच विचार है वो ब्रॉड हो चुका है और वो अपने सेल्फिश मोटिव को छोड़ के सिर्फ अपने लिए कंसर्न नहीं हो कि पूरी दुनिया के लिए वो लोग कंसर्न होता है और अच्छे कॉज में सभी लोग एक साथ आकर मूवमेंट करता है और एक दूसरे के साथ में वो सपोर्ट करता है। Then a fifth feature of globalization, that is a competitive economy. So let's try to understand. See, competitive economy is another important aspect of globalization. The developed countries are trying to advance and strengthen the economy more and more, and developing countries are trying to improve the performance, product and industries to compete with the industry of the developed countries. तो यहाँ जो पांचवा फीचर है ग्लोबलाइजेशन का वो है आपका कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी। तो कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी यानी कि बहुत ज्यादा कंपटीशन है, क्या में? बिजनेस में, इसकी इकोनॉमी में है कि नहीं, इनकी इन्वेस्टमेंट में, उनके प्रोडक्ट्स में, एवरीथिंग, यानी कि कंपटीशन बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। यहाँ क्या चीज का कंपटीशन है? जो डेवलप कंट्रीज है वो और बेहतर से बेहतर बनना चाहते हैं और जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो डेवलप कंट्रीज के साथ में compete कर सकने के लिए उनकी परफॉर्मेंस, प्रोडक्ट और इंडस्ट्रीज को और भी बेहतर बनाने के लिए कोशिश करता है। तो यहाँ क्या है? जो टीवी में एक एडवर्टाइज आता है घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, जिसमें दिखाया जाता है कि बेहतर से और बेहतर बनना है कि नहीं? उनका मकसद क्या होता है? बेहतर से और बेहतर बनना है। तो यहाँ क्या है?
कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी में क्या चल रहा है? कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जहां डेवलप कंट्रीज वो खुद से बेहतर बनना चाहते हैं और डेवलपिंग कंट्रीज से वो डेवलप कंट्रीज के साथ में compete कर सकने के लिए अपने सारे प्रोडक्ट, उनका जितने परफॉर्मेंसेस इंडस्ट्रीज को और बेहतर से बेहतर बना रहे हैं. सो दिस आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन. हमने आज क्या पढ़ा? वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन. तो ग्लोबलाइजेशन क्या है? इट मींस अ free flow of goods, services, your people, then capital and ideas across the national boundaries, isn't it? और ग्लोबलाइजेशन का क्या है? हमने 5 इंपॉर्टेंट फीचर्स पढ़ा. पहला क्या है? ग्लोबल इकोनॉमी, जहां पे हमारा जो बिजनेस है वो सिर्फ एक सिंगल कंट्री पे बाउंड्रीज में लिमिट नहीं होता है, वो अक्रॉस द बॉर्डर जाकर दूसरी कंट्रीज के साथ में बिजनेस सेटअप करता है. और दूसरा हमने क्या पढ़ा था? एक्सपांशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एमएनसीज, यानी कि बॉर्डर क्रॉस करके जो हमने जो बिजनेस दूसरे ट्रेडिंग के साथ में किया है, उसकी वजह से क्या है? एमएनसीज धीरे धीरे करके पूरी दुनिया में अपने हाथ और पैर फैलाए हुए हैं. थर्ड पॉइंट हमने जो पढ़ा है, दैट इज वर्ल्ड वाइड इंस्टीट्यूशंस, यानी कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या है? आजकल इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं और वो पूरे देश के भलाई के लिए वो लोग काम करता है, जिसकी वजह से जिसकी वजह से क्या है? इंटरनेशनल लेवल पे जो कंट्रीज है वो एक दूसरे के और भी करीब होते जा रहे हैं. और चौथा पॉइंट हमने पढ़ा था, दैट इज ग्लोबल मूवमेंट, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर आजकल मूवमेंट होता है. सिर्फ एक कंट्री का प्रॉब्लम नहीं रह गया. अगर कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम्स अगर सुनने को मिलता है तो पूरी दुनिया के लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग जाते हैं. उस घटना के लिए वो लोग आवाज उठाए. अगर कोई भी अगर लाइक इंसिडेंट हुआ है तो उस इंसिडेंट के अगेंस्ट वो लोग आवाज उठाता है. सो दिस वाज सम ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. द लास्ट वन जो हमने पढ़ा है, दैट इज अ कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी, जहां पे डेवलप कंट्रीज क्या है? और बेहतर से बेहतर बनना चाहते हैं और डेवलपिंग कंट्रीज के साथ में compete कर सकने के लिए अपने जितने परफॉर्मेंसेस से प्रोडक्ट है और जो इंडस्ट्रीज है उसको और बेहतर से बेहतर बना रहे हैं. So this is about the globalization and its features. I hope the points are clear here. If you have any problems and doubts in the topic, then please do leave your questions in the comment section. So I'll see you in the next video. Till then, take care. Bye-bye. Okay then, thank you so much for watching today's video. I hope you like and subscribe my channel. If somehow you forgot, please do like and subscribe now and click the notification bell icon so that you can stay updated about every new videos I upload. So till then, take care and study well. See you all in the next